मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही आपने कह दिया कि आप 3-4 साल सीखना चाहती हैं, तो मैं हाँ जी। आपको बता रहा हूं, आपसे अच्छा कैंडिडेट स्टॉक मार्केट के लिए कोई नहीं हो सकता। समस्या क्या है स्टॉक मार्केट की? लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, हम्म। 2 क्लास किया या 2 वीडियो देखा और उनको बाद लगता है कि हम तो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बन गए, अब हम सब कुछ कर लेंगे। तो हाँ मैं जी। बहुत अच्छा है मैम, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे अगर आप यूट्यूब पे जाएंगी तो 1-1 घंटे की कुछ क्लासेज होंगी। आप उन क्लासेज को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, जितना आप समय दे सकते हैं उसको देखिए। जितनी हाँ जी। हमारी रूटीन क्लासेज होती हैं उसको अटेंड कीजिए। सर और मैं अभी के लिए मेरी प्लानिंग है सर, मैं 1 घंटा इसमें डेली डिवोट कर रही बस हूँ तो आप, अपना बस इवनिंग पे। आपको बहुत सारी 900 के आसपास वीडियो मेरे यूट्यूब पे हैं, जितना समय हाँ मिलता है जी। उसको देखिए। हाँ आपको जी। समय में आप सीख जाएंगे, जितना आप सर पर समय। वो आपकी स्टार्टिंग वीडियोस मुझे नहीं मिल रही है, जैसे जीरो लेवल से कैसे शुरू करना है। आप स्टॉक वहां पे जाएंगे, आपको प्ले लिस्ट में बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट करके एक प्ले लिस्ट होगी 7 क्लासेस की, जी उसको सर। देखिए पहले। प्ले लिस्ट में जाइएगा, ठीक है। वो बच्चों को प्लेलिस्ट। समझाया गया है, जो बच्चा होता है वो वहां से मैंने शुरू किया है, इसलिए वहां से आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जी सर। सर ओके, कोई ऐसी चीज जो आप मैं आपको ज्वाइन कर सकूं, जैसे आज का लिंक मुझे किसी और से मिला है, तो फिर ऐसे तो कोई कुछ बात नहीं, ऐसे। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेज दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सर मेरे को नंबर कैसे पता करेंगे? नंबर नहीं पता चलेगा, लिख लीजिए 9999 हाँ जी। 46 जी सर, एक सेकंड, 9999 46 46 99 99 46, 46। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। 9999। 46 हाँ जी। 9946, हाँ जी। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। ओके। तो आज हम लोग 2 चीजों पे ध्यान देंगे। पहला, कि सेक्टर रोटेशन को कैसे पहचाने। दूसरा, कौन सा सेक्टर जो है ऑलरेडी चल चुका है और कौन से सेक्टर अभी चलने वाला है। हमने कई बार क्लासेस करते हैं, हर 2-3 महीने 4 महीने के बाद आपको सेक्टर रोटेशन जरूर चेक करना चाहिए, आइडिया लग जाता है। और आप देखेंगे, जिसने पिछले क्लास अटेंड की होगी सेक्टर रोटेशन को, वो बड़े आराम से देख लेगा, हाँ सर ऐसा हमने आज के 4 महीने पहले देखा था और ऐसा हुआ है। मैं आपको बता सकता हूँ, अगर कोई भी होगा सेक्टर रोटेशन की क्लास वाला तो बता देगा। मैं चाहूंगा स्टार्ट करने से पहले कोई बताए, क्या किसी ने पहले सेक्टर रोटेशन की क्लास अटेंड की है? एनीवन? किसने की है? यस सर, यस सर, भावना जी ने आपने से। किया है, ठीक है, हाँ वेरी जी सर। गुड। तो प्लीज भावना जी, आप बताएंगे कि हाँ जो हुआ है पिछले 3-4 महीने में, ये वैसा ही हुआ है जैसा हमने पिछले सेक्टर रोटेशन की क्लास में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फिर अगले 2-3-4 महीने में, 5 महीने में, हो सकता है 5 महीने न लगे, 10 महीने लगे, लेकिन प्रोसेस वही होता है। स्टॉक मार्केट में क्या होगा, ये आपको आपकी थ्योरी बता सकती है, आपका रिसर्च बता सकता है। कब होगा, अगर कोई बताता है तो समझ लो उसको स्टॉक मार्केट आता ही नहीं। अगर कोई आपको ये कहता है ये कब होगा, वो पर्सन को स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं। मैं आपको क्लियर बता, स्टॉक मार्केट में क्या होगा ये बताया जा सकता है, वो भी प्रोबेबिलिटी के साथ। वो भी ऐसा नहीं कि 100% यही होगा, ऐसा नहीं होता। लगभग लगभग ऐसी चीजें उसी तरह काम करती है। कब होगा ये उसी तरह है, जैसे हर कोई बता सकता है मौत होगी। मौत होगी, ये सब बता सकता है। कब होगी, ये सच्चाई बताओ। आप पीएचडी कर लीजिए, आप मेडिसिन का कोई कोर्स कर लीजिए, इंडिया से कर लीजिए चाहे अमेरिका से कर लीजिए, आप नहीं बता सकते। अगर बताता है कोई डॉक्टर बस ये तो आदमी कल मरने वाला है, नहीं। आप बस आइडिया लगा सकते हैं मरने, कब मरेगा ये किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो उस ये आपको ध्यान रखना है। तो उसी तरह हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा सेक्टर अब आगे का हमें प्रोबेबिलिटी दे रहा है कि उसके चलने के चांसेस ज्यादा हैं। 2-3-4 तरीके होते हैं। एक, आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए कि किस सेक्टर में ज्यादा बिजनेस आने वाले दिनों में है, पहली चीज। दूसरा, ऐसा कौन सा सेक्टर है जो पिछले 2-4 सालों में नहीं चला है, कम चला है, वो आगे चलने के चांसेस होते हैं। नो डाउट जब आप खरीदेंगे तो नहीं चलेंगे, क्योंकि नहीं चल रहे तभी वो नीचे हैं। और जैसे आपको मैं एग्जांपल बता देता हूं, आज के कुछ दिन पहले तक फार्मा नहीं चल रहा था। आज के 1-1.5 साल पहले ऑटो नहीं चल रहा था। आज के 3 साल पहले सीमेंट नहीं चल रहा था। आज के, अगर मैं सही हूं तो 4 साल पहले आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स नहीं चल रहे थे। आज के 5 साल पहले आपके पीएसयू बैंक्स नहीं चल रहे थे।
ठीक है। तो आज के 1.5 साल पहले ही ऑटो नहीं चल रहा था जब सेमीकंडक्टर की बात थी। तो इसी तरह से लेकिन वो चलने लगे। अब अभी केवल 6 महीने पहले आईटी नहीं चल रहा था। आईटी जब सारा आईटी नीचे था, अब आईटी इन्फोसिस मुझे लगता है आपका अच्छे प्राइस पे आ गया। टीसीएस अगर आप देखोगे तो लगभग लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया। और कुछ ही दिन पहले तक आईटी डूब रहा था, क्यों यूएस में मंदी है तो यूके में मंदी है, तो ऐसा वैसा चल रहा था। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्टर रोटेशन। जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड की थी उनको पता होगा। और आज हम फिर डिस्कस करेंगे आगे कौन से सेक्टर हैं जो पहले नहीं चले हैं और अब उनको चलने के चांसेस हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, चांसेस हैं, चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा। ज्योतिष भी जब आपको कोई चीज बताते हैं तो आपको यही बताते हैं कि ऐसा ग्रह कह रहे, लेकिन ग्रह क्या सब कुछ बता देंगे? तो ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। लेट्स स्टार्ट। हम कुछ सेक्टर वाइज चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से सेक्टर हैं। मैं सीधे एक तो मैं 5 ईयर का चार्ट लूंगा, वीकली चार्ट को यूज करूंगा केवल आपको समझाने के लिए। मैं फिर बता रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक एजुकेटर हूं, मैं एक टीचर हूं, मेरा काम पढ़ाना है। मैं स्कूलों में जाके बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं कॉलेज में जाके बच्चों को पढ़ाता हूं। आज भी मैं एक कॉलेज में गया था, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, दिल्ली का एक्सीलेंट कॉलेज है। अनुराग जी ने मुझे इनवाइट किया था, बहुत अच्छा लगा वहां जाके, बच्चों से भी मिला, टीचर से भी मिला, बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर कभी आप लोगों से मुलाकात हो कभी, केवल 2 दिन पहले मैं एक कॉलेज में गया, स्कूल में गया था, कुरुक्षेत्र में, गीता निकेतन स्कूल। इतना बढ़िया स्कूल, मतलब देख के दिल खुश हो गया, फिलोसफी को देख के खुश हो गया, लोग वर्किंग स्टाइल को देख के दिल खुश हुआ। तो बहुत लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं दुनिया में, हमें अप्रिसिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हमसे भी बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं और वो काम कर रहे हैं। जिस दिन आप दूसरों को अप्रिसिएट करना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ बेटर हो जाए, आपकी लाइफ अपने आप बेटर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इंडिकेटर को मान के चलते हैं कि किसको हम बेस मानेंगे। तो मैं बेस लेके चल रहा हूं निफ्टी को। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं निफ्टी को बेस लेके चल रहा हूं। निफ्टी में पिछले और डेट, दो चीजें मैं बेस लेके चल रहा हूं, एक निफ्टी और दूसरा कोविड के पहले वाला टाइम। कोविड का पहले वाला टाइम मतलब जनवरी 2020 के आसपास, ये मेरा बेस है। इसी से, क्योंकि जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो हमें बेस चाहिए, विदाउट बेस हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। अगर आप ध्यान से देखें तो करीब निफ्टी जो है कोविड से पहले आपका 12,270-72 के आसपास था। कोविड आया, नीचे गया, फिर ऊपर गया। आज जो स्थिति है वहां से करीब करीब 80% ये बढ़ चुका है। मैं रिपीट कर रहा हूं, निफ्टी करीब 80%, 79.59 टू बी वेरी प्रिसाइज, ये बढ़ चुका है करीब करीब उस पॉइंट से जब कोविड से पहले का फॉल था। 80% बढ़ा है पिछले 4 सालों में। जनवरी 2020 के, मैं जनवरी 2024 की बात कर रहा हूं। 4 साल पूरा पूरा ले लिया मैंने, कोविड के आगे का नहीं लिया क्योंकि बीच में कोविड का इफेक्ट आया है, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। मैं सारा जो पूरा सर्कल है उसको इग्नोर करके उस टाइम से कंपेयर कर रहा हूं जब तक कोई इफेक्ट नहीं आया था। ठीक है, अब मैं इसी को कंपेयर करता हूं निफ्टी के कुछ अलग अलग इंडेक्स से, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं, ध्यान से देखिएगा, तो ये केवल और केवल 50% बढ़ा है। उसी डेट से अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो ये 50% बढ़ा है। थ्योरी कहती है कि या तो निफ्टी बहुत दिनों तक रुकेगा या बैंक निफ्टी उसको कैच करेगा। सिंपल सा रूल है, अगर आप पिछले 25 साल का डेटा उठा के देखेंगे तो जनरली स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलता है। या तो निफ्टी अगले 2 साल चले ही, ऐसा होगा मुझे नहीं पता, या बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में ऐसे चलेगा कि ये निफ्टी को कैच करे, निफ्टी के बराबर जाए। अब डिफरेंस कितना है समझिए, 46% से लेके आपको 80% पे जाना है, तो करीब करीब 30-35% का आपका डिफरेंस है। उस डिफरेंस को आपको प्ले करना है। कैसे प्ले करना है? क्या आप इंडेक्स से प्ले करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर स्टॉक से प्ले करना चाहते हैं, वो आपको देखना है। कंसेप्ट यही कहता है, मार्केट यही कहता है कि जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी मतलब निफ्टी,
वैसे ही हमारे इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ेगा, इकोनॉमी उस डायरेक्शन में चल नहीं सकती। शॉर्ट टर्म में कोई चीज आगे पीछे हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चीजें ऐसे ही चलती, ऐसे ही चलती। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं कुछ और इंडेक्स को दिखाता हूं, फिर आगे बात करते हैं। अब मैं निफ्टी के ही कुछ इंडेक्स के और बात करूंगा। सबसे पहले चलते हैं फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स। प्लीज इनको नोट करेंगे तो आप सर्च कर पाएंगे, घर पे बैठेंगे जब आप, तो देखेंगे निफ्टी बैंक इंडेक्स में कौन कौन से शेयर हैं, तो आपको पता चलेगा। गूगल करेंगे केवल शेयर्स इन निफ्टी बैंक इंडेक्स, तो आपको 12 शेयर दिखाई देंगे। शेयर्स इन निफ्टी, तो आपको 50 शेयर दिखाई देंगे। उसी तरह शेयर्स इन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स, तो आपको शेयर्स दिखाई देंगे। तो जब आप करेंगे तभी आप रिसर्च कर पाएंगे, तभी आप जानेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा एक जीवन है, सीखना है। जितना सीखेंगे उतना आप खुश रहेंगे, उतना दुखी नहीं होंगे। आज भी मेरे से किसी से बात हो रही थी, मेंटरिंग के लिए आए थे, कहते सर स्टॉक मार्केट गिरता है तो आप दुखी नहीं होते? पता नहीं, मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट, मैं चाहता हूं कि अगले 10 साल तक गिरे। मैं ये हमेशा चाहता हूं कि अगले 10 साल तक स्टॉक मार्केट गिरे, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है उसके 10 साल बाद। मैं आज 40-45 का हूं, मेरे को पैसे चाहिए 60-65 में, तो मेरे को अभी पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे को तो अभी पैसे लगाने हैं। और जब मुझे पैसे अभी लगाने हैं, मैंने पिछले 20 साल में जो मैं नहीं लगा पाया या कम लगा पाया या जो भी कुछ हुआ ड्यू टू माय सर्विस, तो मुझे तो अपने पैसे को और लगाना है। तो मैं चाहूंगा कि अगले 10 साल मार्केट यहीं रहे, या यहां से 10-20%, 25% गिरे, क्योंकि तब मेरा पैसा जो है उसके 10 साल में मुझे कहीं समझ में आएगा। ये मेरी सोच कहती है, मैं इसी तरह से सोचता हूँ। और मैं जब भगवान से बैठता हूँ या कुछ है, तो मेरी सोच ऐसी कहती है कि मैं तो ढूंढता हूँ। जब अमेजन पे आप जाते हैं तो आप देखते हैं कौन सी ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे 70% का डिस्काउंट हो, 80% का डिस्काउंट हो, 90% का डिस्काउंट हो। लेकिन जब आप शेयर मार्केट में जाते हैं तो आप उस तरफ चले जाते हैं जो सबसे ज्यादा भाग चुका। यही हमारी गलतियां होती हैं, लेकिन हम उसी के तरफ जानते हैं, क्योंकि हमारी सोच कुछ, हम पता नहीं क्यों हम सोच ही नहीं पाते, हम सोच ही नहीं पाते, हम देखते ही नहीं है कि हाँ हो क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निफ्टी आईटी को देखते हैं। किसी को अगर याद होगा, याद करिए, ये टॉप बना रहा था निफ्टी, केवल 2022 की बात है। और उस समय मैं हमेशा कहता था अभी आईटी नहीं खरीदना है। फिर वहां से आईटी गिरा, और फिर अब आईटी जो है दोबारा अपने लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया, जो 125% है। अब अगर कोई कहे कि हाँ ये तो ज्यादा बढ़ गया है, एक्चुअल में अब ये ज्यादा नहीं बढ़ा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, निफ्टी के मुकाबले आपको ये ज्यादा दिख रहा है, लेकिन जो इसके कंपोनेंट हैं, वो कंपोनेंट को अगर आप कंपेयर करेंगे फैंग से, जो फेसबुक और गूगल एंड ऑल जो शेयर हैं जो नेस्डेक में है, बिकॉज निफ्टी का आईटी इंडेक्स जो है वो आपके नेस्डेक के हिसाब से चलता है। नेस्डेक को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, अब यहाँ पे कितना स्कोप, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कितना स्कोप है, उसको आप देखेंगे। तो अब यहाँ पे दोबारा से बहुत अच्छा हो सकता है कि एक, अगर जिन लोगों ने टेक्निकल की क्लासेज अटेंड की है या जो लोग मेंटरिंग में हैं, उनको पता होगा कि यहाँ पे बहुत प्यारा कप फॉर्मेशन हो चुका है। हो सकता है एक हैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है, और फिर ये जब कप विद हैंडल बन जाएगा तो उसकी जो ब्यूटी होगी, या हो सकता है ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर बने। रिवर्स हेड एंड शोल्डर देखिए, एक शोल्डर इधर बन दिखा है, फिर एक बहुत प्यारा सा हेड बना है, हो सकता है एक शोल्डर और बन जाए। और फिर आपको जो अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस अपॉर्चुनिटी को क्या आप प्ले कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कब कर पाते हैं, कब परेशान होकर बेच देते हैं, वो आपके ऊपर है। आप आगे चलते हैं, चलिए निफ्टी ऑटो को देखते हैं। ये देखिए क्या ब्यूटीफुल इंडेक्स है, कितना ब्यूटीफुल इंडेक्स है। करीब करीब 70-75% चला है। अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी इंडेक्स के लगभग लगभग बराबर है, निफ्टी के बराबर। निफ्टी भी करीब 79-80% है, ये भी देखेंगे तो 75-74% दिख रहा है आपको। तो ये करीब करीब, अब मुझे एज पर माई नॉलेज, एज पर माई एक्सपीरियंस, ऑटो में, ऑटो एज ए इंडेक्स में वो ग्रोथ नहीं दिखता जो कहीं और दिखता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पुल होना था वो हो गया। और हुआ कब है? पुल अप्रैल 2023 से हुआ पुल। और मैं आपको बता रहा हूं, जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड की थी केवल 3 महीने या 4 महीने पहले,
जो हमारा सेक्टर रोटेशन की थी। मैं चाहूंगा उस समय किसी ने जुड़ा है तो मुझे बताए कि मैंने ऑटो इंडेक्स के बारे में उस समय क्या कहा था। एनीवन, कोई चाहे हैंड रेज करके बता सकता है कि हमने क्या बात किया था ऑटो इंडेक्स के बारे में। अगर याद है, लिखा है, कुछ याद है तो देखिए। और आप उस समय कहीं ये इधर कहीं था, और ये देखिए क्या तेजी से भागा है। तो ये स्कोप था, वो स्कोप बहुत आराम से बहुत तेजी से भागा है। अच्छा है। कोई है क्या जो पिछले क्लास वाला कोई कहना चाहे, कुछ याद हो किसी को तो? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स ले लेते हैं। निफ्टी मेटल को देखते हैं। अगर आप मेटल को देखोगे तो करीब करीब ये 70-80% ये भी अपने उधर से बढ़ चुका है। अगर जो इसका पहला हाई था, क्योंकि ये उसके बाद कोरोना से पहले भी थोड़ा गिरा था ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट रीजन, तो इसलिए यहाँ पे भी बहुत स्कोप दिखता नहीं है। ये भी करीब, आप देखो निफ्टी से कंपेयर करो, निफ्टी हमारा 80% है, उसी को बेस मान के आपको चलना है। उससे आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर निफ्टी ऑटो हमने देख लिया था, अब हम निफ्टी मेटल भी देख लिया था, अब निफ्टी फार्मा पे जाते हैं। अगर मैं निफ्टी फार्मा को देखूं तो निफ्टी फार्मा जो है ये कितना बढ़ा है, लेट मी सी। मैंने इसको क्यों नहीं लगाया, जबकि मैं क्लास से पहले लगभग लगभग मैंने सारे इंडेक्स को लगा दिया था। ये हमारा कोरोना था, कोरोना से पहले का ये हाई था। मैं यहाँ से लेता हूँ, अगर आप देखोगे तो ये भी करीब करीब 80-90% हो गया। और ये अभी रिसेंट में ही चला है। फिर ये बता रहा हूँ, जिसने पिछली सेशन रोटेशन की याद किया होगा उसको याद होगा कि फार्मा पे भी हमारा डिस्कशन हुआ था, और ये फार्मा ने लगभग लगभग 80% ले गया। 80% नहीं था उस समय फार्मा, उस समय फार्मा इधर ही कहीं था। अब ये 80-90% पे जा चुका है, यानी निफ्टी जितना बढ़ना चाहिए उतना फार्मा भी लगभग लगभग पहुंच चुका है। तो यहाँ पे भी बहुत स्कोप अब हमें नहीं दिखता है। नो डाउट, जब मैं कहता हूँ फार्मा में कोई स्कोप नहीं दिखता है, इसका मतलब एज ए इंडेक्स में कहीं नहीं दिखता। जब मैं कहता हूँ ऑटो में कहीं नहीं दिखता, लेकिन हो सकता है कि इसमें कोई पर्टिकुलर शेयर हो, वो अभी भी अंडर वैल्यूड हो, तो वो ढूंढना आपका काम है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल एज ए इंडेक्स, एज ए होल सेक्टर, यहाँ पे बहुत स्कोप नहीं दिखता कि हाँ बहुत पैसे है वो बन जाएंगे। ठीक है, आगे बनते हैं। फिर मैं चलता हूं ऑटो के बाद। अगर मैं फार्मा में ले लिया, एफएमसीजी को देख, ब्यूटीफुल सेक्टर है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे मुझे अभी भी करीब 20-25% का स्कोप दिखता है। अगर आप निफ्टी को देखें 80-90%, यहाँ देखेंगे 60%, तो वो बीच का 25-30% का स्कोप दिखता है। तो यहाँ पे अगर आपको देखना है, मैं फिर बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एचयूएल को देखो, डाबर को देखो, आईटीसी को देखो, ब्रिटानिया को देखो, कहीं आपको कोई स्कोप दिख सकता है। ढूंढना आपका काम है, शेयर आपको देखना है अच्छा शेयर कौन सा है, अच्छे प्राइस पे कौन सा है। लेकिन सेक्टर आपको अपने आप में बहुत अच्छा हिंट दे रहा है। फिर बता रहा हूं, आज के 3-4-5 महीने बाद हम फिर एक सेक्टर रोटेशन की क्लास कर रहे होंगे। फिर आप प्लीज, मैं चाहता हूं कि जो लोग 50 लोग जुड़े हुए हैं, लिख के रखें कि आज मैं आपको फार्मा कह रहा हूं। हो सकता है आज के 4 महीने बाद फिर मैं कहूंगा कि कोई उस क्लास में था तो मुझे बताए, क्योंकि मेरा काम है, मैं वही करता हूं जो मैं कहता हूं। तो इसलिए कोई बट है ही नहीं कि हाँ मैं आज कुछ कह दूंगा कल को कुछ हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। अगर कोई शेयर गलती से मुझसे गलत खरीदा गया तो मैं बता दूंगा ये मैंने भी गलती की है, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ स्कोप आपको दिख सकता है, डिफरेंस आपको दिख सकता है कि हाँ यहाँ पे क्या है। आगे चलते हैं। फार्मा के बाद मैं एफएमसीजी के बाद चलता हूँ थोड़ा सा एनर्जी में। एनर्जी अपने आप में देखिएगा ध्यान से, जो ये पावर 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 दिख रहा है आप लोगों को पावर सेक्टर में, हो सकता है कोई पर्टिकुलर शेयर की मैं बात नहीं कर रहा, सेक्टर एज ए होल बहुत कुछ कोई स्कोप अब बहुत दिखता नहीं है। ऑलरेडी 150-160% ऊपर जा चुका है, पहले भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा ड्रॉप था इस सेक्टर में। तो इसलिए बहुत बड़ा स्कोप यहाँ पे अब मुझे नहीं दिखता। मैं फिर बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलर शेयर की मैं बात नहीं कर रहा। हो सकता है कोई पर्टिकुलर शेयर में कोई न्यूज आ जाए वो 3 गुना हो जाए, या कोई न्यूज आ जाए वो 1/3 हो जाए। कौन पेटीएम हो जाएगा और कौन जो है आपका पब्लिक सेक्टर बैंकों की तरह 3 गुने हो जाएंगे, या डिफेंस की तरह 3 गुने, वो अलग बातें होती हैं। वो अलग चीजें होती हैं, वो सेंटिमेंट्स होते हैं, उस पर हम नहीं जाए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एफएमसीजी के बाद, एनर्जी के बाद
क्या पीएसयू बैंक में स्कोप बचा है? बहुत ज्यादा मुझे नहीं दिखता। यहाँ पे देखना है अगर किसी को, मैं फिर बता रहा हूँ, नो रिकमेंडेशन, देखना है तो एक एसबीआई को आप लोग देख सकते हैं। देखने की मैं बात कर रहा हूँ, रिसर्च करने की मैं बात कर रहा हूँ, कंपेयर करने की बात कर रहा हूँ कि किस, जब हम कंपेयर करते हैं तो सिंपली जाते हैं अच्छे से किसी अच्छी वेबसाइट पे, वो कुछ भी हो सकती है, आपको देखना होता है कि हाँ जी, एज कंपेयर टू अदर्स, एज कंपेयर टू अदर्स एसबीआई क्या कर रहा है, आपको देखना है। फिर आपको सोचना है खरीदना नहीं खरीदना, क्या करना, वो आपका काम है। मेरा काम है कि जब मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे ये पता है कि एसबीआई इंडिया का लार्जेस्ट बैंकों में से एक है। 16-17% का आरओई कर रहा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो लगभग लगभग सेम आरओई आपको कोटक महिंद्रा बैंक या एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक में दिखाई देगा। तो लगभग लगभग उनको टक्कर दे रहा है। अगर मैं पी देखता हूं तो ये करीब 9 के पी पे है। लेकिन जब मैं इसको कंपेयर करता हूं तो पता चलता है पंजाब नेशनल बैंक 16 के पी पे है, आईओबी 45 के पी पे है। ठीक है। और इंडियन बैंक या यूनियन बैंक जो छोटे वाले बैंक है वो आपको इससे कम में दिखते हैं। तो अगर आपको कहीं से लगता है कि हाँ इसमें कोई स्कोप है, समझना है, तो आप इसमें एक देख सकते हैं। अगर मैं एवरेज भी देखूं, अब मैं फिर बता रहा हूँ, प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सबके साथ, कोई भी मेरा सजेशन नहीं है। अगर मैं एवरेज बैंकिंग सेक्टर को देखता हूँ तो 11-12 के पी पे है। और एसबीआई एक ऐसा शेयर है जो आज 9 के पी पे है। एसबीआई जो लीडर है वो एवरेज से कम में है। आपको कुछ विजुअलाइज करना है, सोचना है, फिर बता रहा हूँ कब खरीदना है, क्या खरीदना है, नहीं खरीदना है, आप डिसीजन लेंगे। मेरा काम है कि जब हम शेयर खरीदते हैं तो क्या चीजों को देखते हैं। तो अगर मैं एवरेज देखता हूँ सारे बैंक्स का जितने भी हैं, तो यहाँ पे मुझे 11.43 यानी 11.5 मिलता है। तो 2-2.5% का आपको पी कम है। अब उस अर्निंग पे 2% अगर आप बढ़ाओगे तो आप देखोगे दो को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कितने का स्कोप है, कितने रुपीस का स्कोप है। थोड़ा सा एक कंपेरिजन कर सकते हो। मैं नहीं पता कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता। दिस इज द वे टू डू द वैल्यूएशन। इसे कहते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन। रिलेटिव वैल्यूएशन हम करते हैं, सिंपली हम जाते हैं, देखते हैं कौन सी चीज रिलेटिवली सस्ती मिल रही है तो उसको हम खरीदने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ, फिर एक आ जाइए निफ्टी। पब्लिक सेक्टर के बाद थोड़ा सा रियल्टी को देखते हैं। रियल्टी इंडेक्स 121%। अपने आप में समझ लीजिए कि क्या हम आपको डीएलएफ और खरीदना है, गोदरेज प्रॉपर्टी खरीदना है, जितने भी अच्छे शेयर है आपके, लोधा है या और दोस्त थिंग, उसमें आपको क्या करना है, कंपेयर कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि घर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, 4 गुना हो गए, 5 गुना हो गए, फिर वो 8 गुना हो जाएंगे, फिर और ये होता रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है, मैं बता रहा हूँ, अभी गुड़गांव में एक सिग्नेचर ग्लोबल नाम की कंपनी है, उसने कुछ 1,008 फ्लैट लॉन्च किए थे और 2 दिन के अंदर पता नहीं 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ में वो सारे फ्लैट बिक गए। क्या लॉजिक है? ठीक है जी, ये नहीं समझ में आता। आज के 5-7 साल पहले 2008-9 में भी ऐसा हुआ था, 2000 आई थिंक, अगर मैं सही हूं तो 15-16 में भी ऐसा ही हुआ था, ऐसे ही बिक रहे थे। आज के केवल साल भर पहले गुड़गांव में लैंड, जिसे लैंड प्लॉट कहते हैं, वो ऐसे ही बिक रहे थे। फिर एक रूल आया, पता चला फोर्थ फ्लोर खत्म हो गया, वो लैंड का रेट रुक गया। अब फ्लैट में ऐसा हो रहा है तो होगा। लोगों को नहीं समझ में आता। अब जिन लोगों ने केवल आज के 4 महीने पहले या 6 महीने, आई थिंक 1 साल हो गया होगा, जो लैंड खरीदे थे, आज वो बना नहीं पा रहे, परेशान हो रहे हैं, फंसे हुए हैं। अब ठीक है, तो बबल को देखिए, बबल जब बस्ट होता है तो कारण क्या बनेगा ये किसी को नहीं पता। कुछ ना कुछ कारण तो बनता है, क्या बनेगा कारण वो नहीं पता, लेकिन होता कुछ ऐसा ही है। अचानक पता चलेगा एक दिन सेबी आएगी और कहेगी सारे म्यूचुअल फंड को तुम स्ट्रेस टेस्ट करो, और पता चलेगा सारे स्मॉल कैप जो है 30-30% गिर जाएंगे। तो अब किसी को पता है कि हाँ सेबी आके ऐसा कह देगी? गिरे हैं लोगों के, जिन्होंने वो उस तरह के शेयर खरीदे थे उनके पोर्टफोलियो 30-30% गिरे हैं। और मैं तो देखता हूं, क्योंकि लोग मेरे पास पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए आते हैं, पैसे भी देते हैं, और जितना पैसा मुझे देते हैं मैं कहता हूँ यार पहले आगे होते, थोड़े कम दे दिए होते, मैं तुम्हारा कुछ बचत कर देता, क्या करें। ठीक है। तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई आता है, होता क्या हमारे मन में किस तरह से होता है, सपोज आपने 100 रुपए लगाए,
और पिछले 6 महीने में इन द लास्ट 6 मंथ वो 100 के 150 हो गए। तो यू फील कि वाह, I have made this money. You have not made that money. Market has gone into that direction. That small cap and mid cap has got into that direction. You have not done anything. You are thinking that you are very intelligent. Means अब क्या होता है? अब फिर what happened कि जब वो 150 150 वाला 120 आ जाता है या 140 आ जाता है, तो आपको लगता है नहीं नहीं इस बार 150 जाएगा तो मैं बेच दूंगा। फिर वो 130 से 140 जाता है, आपको कहते हैं हाँ 150 आने वाला है मैं बेच दूंगा, लेकिन वो 150 जाता ही नहीं, वो दोबारा 110 आता है। फिर इस बार कहता है इस बार तो मैं 130 में ही बेच दूंगा। फिर अगली बार थोड़ा सा और बढ़ता है, फिर आपको लगता है 130 में 100, वो पता चलता है कि 80 पे आ गया। ये सारा चीज मैंने पिछले 20 सालों में देखा हुआ है। जिन लोगों ने IREDA और IRFC खरीदा है ना, मुझे पता है कि वो क्या करेंगे अपने जीवन में। मुझे पता है उनके जीवन का पूरा टाइम लग जाएगा स्टॉक मार्केट में, तब वो 200-250 वाले रेट दिखाई देंगे। अगर किस्मत उनकी बहुत अच्छी हुई और कुछ ऐसा ही वेव आ गया फिर से तो पता नहीं, लेकिन पता नहीं क्या होगा। तो वो सब सोच रहे हैं कि जैसे ही 200 गया IREDA मैं उसको बेच दूंगा। देखो मैं अभी भी कहता हूं, जिस भी रेट में पड़े हैं 10-20 रुपए ऊपर नीचे बेच के निकलने में भलाई होती है ऐसे चीजों। मुझे नहीं पता, नो रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। सर मेरा एक बात, मानना ये है अच्छे शेयर को अच्छे रेट पे। हाँ जी भावना जी कुछ कहना चाह रही हैं? सर एक बात कहना चाहूंगी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। यस अभी प्लीज। मैं 2-3 दिन पहले ही अपने एक कलीग से बात कर रही थी, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने 6-8 महीने पहले ही स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया है, एंड अपनी रिसर्च के बेसिस पे 6-7 मंथ्स पहले उन्होंने टीटागढ़ खरीदा था। और ही सेड कि ही इज वेरी मच लाइक एक्टिव इनटू पेनी स्टॉक्स, जो 30-35-40-50 के स्टॉक्स रहते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि अभी रिसेंटली उनका 80% हाई गया। तो 80% हाई में उन्होंने काफी बनाया, बट उन्होंने बेचा नहीं। एंड वो अब उनका प्रॉफिट नीचे आके 50% हो गया। तो ये सेम कि अभी चलिए ठीक है, नहीं चला है तो अब 6-8 महीने बाद दोबारा चलेगा। तो आई टोल्ड हिम कि ऐसे नहीं होता है सर, स्मॉल कैप अब एक बार चल गया तो आप ये समझिए कि कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करेगा। मतलब एक तरीके से मैंने उनको ये बताया, मतलब मैंने ये एनालाइज किया, उन्होंने विदाउट नॉलेज सिर्फ अपनी रिसर्च के बेसिस पे और पेनी स्टॉक्स के बेसिस पे खरीदा। आई गेव हिम सम सजेशन लाइक HDFC बैंक या कुछ ये खरीदो। तो ये सेड कि इतनी अभी हिम्मत नहीं है मैं ये 1400-1500 और 1800 वाले जो है स्टॉक्स खरीदूं। तो मतलब ये साइकोलॉजी होती है लोगों नहीं की, द वंस दोस हु इन्वेस्ट विदाउट नॉलेज, विदाउट गेनिंग नॉलेज फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ऐसा ही होगा, आप कितना भी उनको समझाएंगे। आज उनका 50% प्रॉफिट हो रहा है तो भी वो नहीं बेचेंगे, वो 80% का कोशिश करेंगे और 80% वो जाएगा नहीं दोबारा। तो वो होता है, वो 14-14 रुपए वाले 14-14 रुपीज वाले 100 शेयर खरीद लेंगे, बट ही विल नॉट बाई 1400 का एक शेयर। समस्या ये है। ऐसा नहीं है कि वो पैसे कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 1400 जरूर उन्होंने किया होगा, लेकिन वही है कि वो 140 रुपए वाले 10 शेयर खरीद लेंगे और ही विल फील अल्टीमेटली हमारा पोर्टफोलियो परसेंटेज में बढ़ना है, नंबर ऑफ शेयर में नहीं बढ़ना है। मैं बार बार बताता हूँ, क्या फर्क पड़ता है आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर है, लेकिन ठीक है। चलिए, तो हमने अभी जो देखा था ये हमारा इंडेक्स जो था, इसको ये हमारा था रियलिटी इंडेक्स अपने आप में। और आप फॉल को भी देखेंगे ना, अगर आप फॉल को भी देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन, जब मार्केट गिर रही है तो कौन से ऐसे हैं जो कम गिर रहे हैं। अगर आप देखो कि ये जो पिछला 1 महीने में या 15 दिन में जो फॉल हुआ है, उसमें HDFC में क्या हुआ, कोटक में क्या हुआ, HUL में क्या हुआ, रिलायंस में क्या हुआ, आपको आइडिया लग जाएगा। और आपके IRFC में क्या हुआ, IREDA में क्या हुआ, भेल में क्या हुआ, बेल में क्या हुआ, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर फिर भी आप नहीं मानते हैं तो आपके पैसे का तो देखिए, पैसे एक्चुअल में कोई किसी को अमीर नहीं बना सकता है, ये सिंपल सा रूल है। अगर कोई किसी को अमीर बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको उल्लू बना है। हम केवल और केवल एजुकेट कर सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि आज आप लोग 58 लोग हो, अगर आप में से एक आदमी को भी मैं एजुकेट करके बता पाऊं कि स्टॉक मार्केट कोई आपका कोई जादू नहीं है जिसमें आपके पैसे बनते हैं, ये एक मैकेनिज्म है जिसमें आप विजन के साथ लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको FD से बेटर रिटर्न मिलता है। काम खत्म। कितना बेटर होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितना रिसर्च करते हैं, कितना टाइम देते हैं, कितना अपने ग्रीड को कम करते हैं, कितना अपने फियर को कम करते हैं, कितना रेगुलरिटी रहते हैं, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं।
अब जब मैं नेक्स्ट सेक्टर पे जाता हूं, नेक्स्ट सेक्टर हमारा ऑटो के बाद एफएमसीजी के बाद रियल्टी हो गया था हमारा। अब मैं जाता हूं सीधे मीडिया। पता नहीं क्यों मुझे कुछ लगता है, अगर मुझे कोई सेक्टर दिखाई देता है, इस सेक्टर में अगर आप कुछ ढूंढ पाते हैं ना, मैं फिर बता रहा हूं, सेक्टर एज अ होल देखिए, आपको कुछ होता हुआ समझ में आएगा कि देखो जी पिछले 5 सालों में आज सबको पीएसयू दिख रहे हैं, आज सबको पब्लिक सेक्टर बैंक दिख रहे हैं, आज सबको लग रहा है मीडिया में कुछ नहीं होने वाला है। फिर ऐसा ही होता है। आज के 5 साल पहले पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ ये स्थिति थी, आज के 5 साल पहले पीएसयू कंपनीज के साथ ऐसी स्थिति थी, आज के 4 साल पहले जितने रियल्टी कंपनीज थी सबके साथ ऐसी स्थिति थी। तो प्लीज इसमें देखिए, ये जो सेक्टर है ना, इसको ढूंढिए। मैं फिर बता रहा हूं, इसमें कुछ अच्छा शेयर ढूंढने की कोशिश कीजिए। कौन से अच्छे प्रमोटर्स हैं, कौन सी कंपनी का सेल्स अच्छा ग्रो कर रहा है, कौन सी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा ग्रो कर रहा है, कैश फ्लो अच्छा है, विजुलाइज करने के देखिए, बाइंग पैटर्न को देखने की कोशिश कीजिए, वैल्यूएशन जो जो जिन लोगों ने फंडामेंटल क्लासेस की हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये सब चीजें देखने की कोशिश कीजिए कि किस पी पे ट्रेड हो रहे हैं, किस पीबी पे ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें समझ के आएंगी कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने पिछले 4 सालों से कुछ नहीं किया है। क्या इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन होने वाला है, सब पार्टी अपना ऐड देंगे, ये करेंगे वो करेंगे? ऐसा हो सकता है? आप पिछले 3 महीने का न्यूज़पेपर देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ जी, हर गवर्नमेंट ने हर हफ्ते एक एक पेज का ऐड दिया है, बड़ा बड़ा ऐड दिया है? कहीं इनका जो आने वाला रिजल्ट है मार्च का, वो कुछ बहुत कुछ डिफरेंट आने वाला हो? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं फिर बता रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू बाय और सेल, आई एम टेलिंग यू हाउ टू विजुअलाइज द थिंग। कैसे देखा जाता है, क्या चीजें देखी जाती है, क्या विजुअलाइज कर। आज जो आपको रिजल्ट में दिख रहा है वो ठीक है, लेकिन आने वाला रिजल्ट, मुझे ऐसा लगता है यार, मैं जिस दिन दैनिक जागरण उठा के देखता हूँ, जिस दिन हिंदुस्तान टाइम उठा के देखता हूँ, पिछले 3 महीने की बात कर रहा हूँ, उस दिन पता चलता है आपको हरियाणा गवर्नमेंट अलग ऐड दे रही है, आप गवर्नमेंट अलग ऐड दे रही है, वाजपेयी गवर्नमेंट अलग, सॉरी बीजेपी गवर्नमेंट अलग ऐड दे रही है, यूपी गवर्नमेंट अलग दे रही है, और पूरे पूरे पेज का। तो क्या इनके रेवेन्यू पे कहीं कुछ फर्क पड़ने वाला? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। विजुअलाइज करिए, सोचिए, देखिए। क्या पिछली बार जब रिजल्ट आया था, जब जनरल इलेक्शन हुए थे, उसके बाद उन स्टॉक्स ने कैसे बिहेव किया था, कब हुआ था? थोड़ा सा 5 साल पहले जाके स्टडी तो कीजिए। थोड़ा देखो, टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए कुछ नहीं होगा। और आज मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं तो आपको केवल मैं रेफरेंस दे सकता हूं कि पिछली बार कब जनरल इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन का टाइम क्या था, उससे पहले क्या रिजल्ट था, उसके बाद स्टॉक्स ने कैसे बिहेव किया, देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप अपने डिसीजन लीजिए, और नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक स्टडी तो करेंगे, एक नॉलेज तो होगा। आगे बढ़ते हैं। मैं जरूर चाहूंगा प्लीज, जिन भी लोगों ने ज्वाइन किया है, मजा तब आ जाए कि अगर 56 लोग हैं तो 56 फीडबैक जरूर आए कि हाँ सर, आज हमने इस क्लास में ये चीज सीखा है और हम ऐसा करेंगे। जिस ग्रुप से आपने ज्वाइन किया है, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, मैंने कुछ लोगों को जोड़ा है कम्युनिटी पे भी, तो कम्युनिटी पे आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर फीडबैक लिखें। वो मेरे लिए, आपकी तरफ से कहते हैं ना सर हम आपको क्या दें, तो मेरे लिए आप वही दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं चाहे आप चाहें तो नाम भी ले रहे, और दे आर गेटिंग देयर ड्यूज, जिनका हर क्लास के बाद मेरे पास फीडबैक जरूर आता है कि आज इस 1 घंटे में क्या सीखा। इतने से पता, मैंने आपको हमेशा बताया ना, आप कैसे क्या करेंगे वो इन्हीं सब बातों पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव करते हो। अगर मैं आपके लिए 1 घंटे टाइम दे सकता हूं और आपको लगता है कि केवल मैंने 1 घंटे दिया, तो ये आपकी सोच है, क्योंकि इस 1 घंटे की क्लास के लिए मैंने पहले क्या रिसर्च किया होगा वो आपको शायद आइडिया भी नहीं है। तो अगर, और आपके पास अगर 2 मिनट का टाइम नहीं है कि आप, और वो फीडबैक मैं अपने लिए नहीं मांगता, फीडबैक मैं क्यों मांगता हूँ उसका मैं रीजन बार बार बताता हूँ, कि वो लोग जो ग्रुप में हैं, जैसे अभी एक मैम आज उन्होंने फोन किया कि सर, और लखनऊ से किसी से, मैं नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज सिंगल वाइफ हैं, उन्होंने, सिंगल लेडी हैं, उन्होंने कहा कि सर मैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं स्टॉक मार्केट में जाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा। मैंने उनको तुरंत बताया मैम ऐसी गलती मत करना,
ऐसी गलती मत करना। उन्होंने सोचा कि मैं स्टॉक मार्केट ज्वाइन करूंगी और मेरा कोई एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा तुरंत, ऐसा उनके मन में था। मैंने कहा ऐसे अगर आपके पास 2-4-5 हज़ार हर महीने बचते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में उसको इन्वेस्ट करिए, मैं आपको बता दूंगा कहाँ करना है, सो दैट कि आपकी ओल्ड एज में काम आए वो पैसे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्ट करना। लेकिन ऐसी गलती मत करना कि आप स्टॉक मार्केट में लग जाएं और उसकी वजह से आपका नुकसान हो जाए। उनको मेरा गाइड, मेरा काम है एजुकेट करना, ये मैंने किया। उन्होंने एक मुझे और स्टोरी बताई, मैं आप लोग को बता देता हूं, आप क्योंकि आप लोग जुड़े हैं, आपके नॉलेज के लिए। उन्होंने कहा कुछ दिन पहले उनके पास एक मैसेज आया ऑनलाइन वर्क का, ऑनलाइन वर्क के लिए आया कि हाँ हम आपको कुछ पेंसिल देंगे पैक करने के लिए। आप लोग को बता रहा हूँ सो दैट कि आप अपने आसपास के लोगों को बताएं। 650 रुपये उनसे रजिस्ट्रेशन मांगा गया, उन्होंने दे दिया। फिर कहा गया कि हम आपको कोरियर से कुछ भेज रहे हैं, वो कोरियर आप ले लीजिएगा और उसको पैक करिएगा, फिर हम पिक करेंगे। कुछ देर के बाद मैसेज आया कि हाँ जी वो कोरियर वाला आपका तो कुछ सिग्नल गायब हो गया है। उनको थोड़ा शक हुआ, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोरियर वाला कहाँ है बताओ, मैं वहां जाती हूँ। जब वो वहां पहुंची तो पता चला कि कोरियर वाला वहां है ही नहीं। कहते हैं आप लेट हो गए। फिर उस बंदे का फोन आता है कि आप लेट हो गए, हमारा कोरियर वाला वापस आ गया, अब आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे जो हमें नुकसान हुआ। उन्होंने मना कर दिया तो उनको पुलिस की धमकी देने लगा कि आपने एग्रीमेंट को ब्रीच किया, ये है वो है। तो प्लीज इन सब चक्करों में मत पड़े, दुनिया में आपको लूटने वाले बहुत हैं, बहुत हैं। प्लीज कोशिश करें एज एन एजुकेटर, आप सब लोग, मैं मान के चलता हूँ मैक्सिमम ऑफ यू आर एजुकेटर। अगर आप 1-2-4 लोगों को एजुकेट करके बेटर कर पाएंगे, अपने स्टूडेंट्स को क्लास में ये एग्जाम्पल्स दे पाएंगे, तो आप कुछ बेटर कर पाएंगे सोसाइटी के लिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। चलते हैं आगे। जब मैं मीडिया से बता दिया था, उसके बाद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस देखिए जरा, अपने आप में मुझे लगता है, मेरी जितनी समझ है, मेरी जितनी बुद्धि है, जो होना था वो हो गया, जो होना था हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से गिर जाएगा कुछ हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा ऐसा मुझे विजुअलाइज नहीं होता। ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है। आज जब ये ऐसे था, ऐसे फ्लैट, ये जो फ्लैट था, जैसे आज मीडिया है, आपको नहीं अच्छा लगेगा, मैं कितना भी कहूं। आपको मीडिया उस दिन अच्छा लगेगा जब मीडिया ऐसी एक रैली कर चुका होगा। आपको रियलिटी आज अच्छा लग रहा है जब वो रैली कर चुका है। ऑटो आज के 4-6 महीने पहले की बात है, केवल पहले पिछली क्लास में, तब आपको अच्छा नहीं लगा था। तो ऐसा ही होता है, ये आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी रैली कर चुका है। मैं नहीं कह रहा 10-5% ऊपर नहीं जाएगा, 10-5% नीचे नहीं जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां से बहुत कुछ हो जाएगा ऐसा अब नहीं दिखता है, जब तक कि अर्निंग ना आए। और अर्निंग वैसे कुछ ऐसी नहीं आ रही कंपनियों की जो कि हाँ उसको सपोर्ट करे आपकी ग्रोथ को, शेयर प्राइस की ग्रोथ को अर्निंग जरूर सपोर्ट करनी चाहिए। वैसी ग्रोथ आप कंपेयर करके देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडेक्स में जो शेयर्स हैं, उनका पिछले 5 सालों में अर्निंग में क्या ग्रोथ हुई है, उनके प्राइस में क्या ग्रोथ हुई है, एक एक्सेल में डाल दीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा, अपने आप आइडिया लग जाएगा कि हाँ जी पिछले ईपीएस 5 साल पहले क्या था, 4 साल पहले क्या था, 3 साल पहले क्या था, 2 साल पहले क्या था, पिछले साल क्या था। और प्राइस को भी ऐसे डाल दीजिए। सिंपल, आप सबने कोरिलेशन क्लास में पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स के टीचर है, कोरिलेशन पढ़ाते हैं, आप देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा खुद कि क्या आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। फिर भी आप नहीं मानते, आपको लगता है कि नहीं जी बस दुनिया में जो हो रहा है उसी में जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं। हर कोई कहता है नहीं जी हम समझदार हैं, लेकिन जिस दिन उसका पैसा डूबता है ना, उसी दिन उसको लगता है नहीं यार हम समझदार नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। पीएससी इंडेक्स के बाद मैं आपका जाऊंगा नेक्स्ट जो है, एफएमसीजी हो सका है, पीएससी हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मुझे ऐसा कुछ और नहीं दिखता कि हाँ बहुत कुछ समझ में आता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा ग्रोथ हो गया है पिछले 4 सालों में, और ठीक है, दैट वाज अ गुड ग्रोथ। विजुलाइज करना है अब कहाँ स्कोप है। आगे चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद चलते हैं प्राइवेट बैंक्स। एक्सीलेंट एक्सीलेंट सेक्टर, यहाँ इस सेक्टर को जरूर देखिएगा। मैं आज तो कुछ नहीं बता सकता, समय आएगा तो मैं बात करूंगा आप लोगों से। मैं तो कहता हूँ समय से, आज मैंने जैसे आपसे बात किया कि हाँ देखिए आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे ऑटो के बारे में, आज मैं बात कर रहा हूँ आईटी के बारे में, ऐसे ही कुछ समय आएगा
जब मैं आपसे बात करूंगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में। आपको देखना है इसमें कौन से शेयर हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से अच्छे हैं, कौन से खराब है, लेकिन विजुअलाइज करके देखो कि इसमें कितना बड़ा वैल्यूएशन गैप है। इस वैल्यूएशन गैप को पहचानने की कोशिश करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर चीज खरीदने के लिए नहीं होती। आप अगर शेयर मार्केट में आए हैं, सीखिए, वो बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप कल जाके एचडीएफसी खरीद लिया, कोटक बैंक खरीद लिया या कुछ खरीद लिया, प्लीज इसलिए नहीं है। सीखिए कि हाँ क्या हो रहा है। पहले, आज के 4 साल पहले या 2 साल पहले जिसमें गैप था, तो उसमें क्या हुआ। कुछ गैप 2 साल में फिल हो गए, कुछ 4 साल में फिल हो गए होंगे। देखो 4 साल के चार्ट उठा के देखो उस गैप्स को कि हाँ क्या लीनियर ग्रोथ किस तरह से हुई है, कैसे कैसे कैचअप होता है वैल्यूएशन ग्रोथ को, वैल्यूएशन के जो होती है उसको कैसे कैचअप करते हैं सेक्टर्स, उसको समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा। आपको बहुत सारी लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अपने आप दिखनी शुरू हो जाएगी। आगे चलते हैं। प्राइवेट बैंक के बाद फिर एक ऑयल एंड गैस को भी देख लेते हैं, क्या यहाँ पे कुछ स्कोप है। देखो जरा इस ऑयल एंड गैस में आ, ये जो ग्रोथ है, ये बहुत नया इंडेक्स है, बहुत पुराना है नहीं, इसमें बहुत सारे शेयर्स हैं नहीं, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और इससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिस तरह का ग्रोथ इसका पिछले 2-3 महीने में हुआ है, एक अच्छा खासा करेक्शन जोन आउट हुआ है अभी पिछले 1 महीने में, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसमें और करेक्शन के चांस लगता है कि यहाँ से भी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ऑयल एंड गैस इंडेक्स जो है वो करीब करीब 10-12-15% और गिरना चाहिए, तो उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ऑयल एंड गैस के बाद जो मुझे कंजम्पशन देखना है, तो अब आई होप हेल्थ केयर देख लेते हैं। हाँ, हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर को देखिएगा, इस इंडेक्स में जो शेयर्स हैं, प्लीज उनको जरूर देखें, जरूर देखें। दिस इज नॉट फार्मा, मैं फिर बता रहा हूँ, फार्मा अलग है, हेल्थ केयर अलग है। हेल्थ केयर के शेयर्स को देखिएगा, इसमें कौन कौन से शेयर हैं, उनको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको समझाने के लिए एक इंडेक्स का काउंट, जैसे आपको सिंपली गो शेयर्स इन निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स, सिंपली सब कुछ है। गूगल बाबा एक ऐसे बाबा है जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आपको मनी कंट्रोल वगैरह का कहीं मिल जाएगा, थोड़ा सा दो एक दो वो ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा कि हाँ जी इसके अंदर कौन कौन से शेयर हैं, आपको दिख जाएंगे कहीं ना कहीं इसके कंपोनेंट कहाँ पे हैं। लेट मी इनको आने दीजिए थोड़ा सा, ये आ गया कंपोनेंट। आई थिंक ये पेड वर्जन में दिखा रहा होगा, यहाँ पे नहीं, कोई बात नहीं, किसी और उसमें दिखाया था मैं। ये थोड़ा कभी कई बार लोग पैसे मांगने लगते हैं, तो मतलब कुछ पेड होते हैं, कुछ आपके फ्री वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये निफ्टी हेल्थ केयर में कौन कौन से शेयर हैं ये देखिए, आपको यहाँ से आपको शेयर्स मिल जाएंगे कि हाँ जी इसमें कौन कौन से शेयर है, इनको थोड़ा देखने की कोशिश करें। मैं फिर बता रहा हूँ, फार्मा में केवल फार्मा है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, आप देखेंगे। कुछ हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, कुछ आपके वो लेबोरेटरीज वगैरह के शेयर्स हो सकते हैं, उनको आप थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, उनकी वैल्यूएशन को देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा, जो गैप आपको दिख रहा होगा। इस तरह से हर इंडेक्स का कंपोनेंट आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, गूगल पे लिखेंगे, पहला लिंक दूसरा लिंक कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक, तो उसे इस इंडेक्स में भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ शेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल, प्लीज नो रिकमेंडेशन अगेन, कि अगर आप डॉक्टर लाल पैथ लैब को देखो, मेट्रोपोलिस को देखो, दिवीज लैब को देखो, इन शेयर्स को थोड़ा देखने की कोशिश करो, वैल्यू करने की कोशिश करो, इनकी अर्निंग को कंपेयर करने की कोशिश करो कि हाँ इनकी अर्निंग में क्या हो रहा है, इनका सेल्स ग्रोथ कैसा हो रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ कैसा, सॉरी प्रॉफिट ग्रोथ कैसा हो रहा है, कैश फ्लो क्या पोजीशन है, डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के पीएमएस हाउसेस की क्या बोरोइंग्स हैं, इसके अंदर सॉरी परचेजेज हैं, उनको अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिलता है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको शेयर मार्केट में रहना है, तो आप जितना ज्यादा स्टडी करोगे
उतना आपका कन्विक्शन बढ़ता है, कन्विक्शन बढ़ता है। संडे है, आप विजुअलाइज करो क्या आज के दिन आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा निकाल सकते थे। मैंने डिसाइड किया आज 3 बजे के आसपास मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं सही हूँ तो आप लोग कि हाँ आज क्लास लेनी है, शाम को टाइम है। मैंने उसके बाद तो 2-3-4 घंटे टाइम दिया, स्टडी किया। तो आपको स्टडी तो करना पड़ेगा, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं अगर आप लॉन्ग टर्म में इस चीज का अपने सोच में लाना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं बस कुछ कर देंगे तो फिर कुछ ही होता है, उसका कुछ होता नहीं है। तो उससे जितना दूर रहें अच्छा है। आई होप मैंने आपको सेक्टर वाइज बताने की कोशिश की, किस सेक्टर में अभी आप मुझे स्कोप दिखता है, किस सेक्टर में स्कोप नहीं दिखता। पूरे को अगर आप देखेंगे तो मुझे रिवीजन में बता रहा हूँ, एफएमसीजी में मुझे अभी बहुत अच्छा दिखता है, बैंक में बहुत अच्छा दिखता है, मीडिया में बहुत अच्छा दिखता है, और आपका हेल्थ केयर में बहुत अच्छा दिखता है। ये 3-4 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें आपके अभी भी बहुत स्कोप है। और फिर अगेन नो रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरा ये प्लेटफॉर्म टिप्स देने के लिए नहीं है, बार बार कहता हूं। आप देखें कि इनमें से, इसलिए मैं शेयर्स के नाम नहीं ले रहा हूं, तो आप इनमें से देखें क्या हम कोई अच्छा इनका इंडेक्स ETF हो सकता है वो बाई कर सकते हैं, क्या कोई इंडेक्स फंड हो सकता है वो बाई कर सकते हैं, क्या अगर कुछ नहीं समझ में आता तो, या कोई हम इसका शेयर कोई अच्छा इसमें है वो बाई कर सकते हैं। जैसे अभी एक प्रियंका मैम थी, उन्होंने पूछा। तो अगर आप एकदम बिगिनर हैं, जो बिगिनर है वो कुछ ना करे, वो निफ्टी का ETF बाई करता जाए, करता जाए, करता जाए, कई बार बताया है। नहीं समझ में आता, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बाई करता जाए, करता जाए, करता जाए, पैसे ठीक ठाक बन जाते हैं। लालच में ना पड़े कि आज मैं ये करूंगा कल ऐसा हो जाएगा, इन सब चक्करों में ना पड़े। पोर्टफोलियो सब ठीक ठाक बन जाता है। जो भी 2-3-4 सालों से जुड़ा होगा, मैं गारंटी से कहता हूँ FD से तो बहुत अच्छे होंगे। काम खत्म। FD में ही रखते थे ना पैसा, जितना खुश रखेंगे अपने आप को उतना अच्छे रहेंगे। और अभी हुआ नहीं है कुछ भी आपके, जो शेयर्स आपके पास है ना एक्चुअल में तो वो चले ही नहीं है। जो अच्छे लोगों के पास शेयर है वो पिछले 2-3 साल में चले नहीं है। लेकिन समस्या क्या है, कई बार हमें लगता है वो खराब वाले शेयर हमने क्यों नहीं लिए। लीजिए। हाँ, कई बार हमें लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब नए नए आए हैं तो लगता है, लेकिन उस खराब वाले शेयर में वैसा ही है कि जितना उसके चांसेस आगे जाने के हैं उतने ही आपके वेल्थ को डिस्ट्रॉय करने के हैं। तो अगर आप जुआ खेलना चाहते हैं आपकी मर्जी है, मैं नहीं खेलता, मुझे नहीं खेलना। आई एम हैप्पी विद माई फैमिली लाइफ, आई एम हैप्पी विद माई पब्लिक लाइफ, आई एम हैप्पी विद माई फाइनेंस मैनेजिंग और। तो नाउ हमारे पास कुछ समय है, अब मैं आप लोग के क्वेश्चंस लूंगा। मैं चाहूंगा वीडियो को ऑन करके हैंड रेज करके क्वेश्चन लेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर आप कुछ फीडबैक दें, जैसा आपको कैसा सेशन लगा, कुछ सजेशंस हो तो भी दें, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी भावना जी बताइए। सर एक छोटी सी चीज पूछनी थी, हाँ मतलब बताइए। हाउ टू कैलकुलेट CAGR, क्या हाउ टू वो कैलकुलेट हमारे। CAGR, कुछ नहीं हाँ। करना, आइए ठीक है दिखा देता हूँ मैं आपको। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बिगिनर्स के लिए। वैसे तो मैं कई बार बता रहा हूँ, आप यहाँ जाइए, यहाँ पे ये गूगल पे जाके यहाँ लिखिए ETCAGR कैलकुलेटर। ठीक है, कुछ भी, मैं आपको ET का बता रहा हूँ, किसी और का भी खोल सकते हैं, मैं इसको यूज करता हूँ। ये आपने खोल CAGR का। अब इसमें आपको सिंपली सिंपली आपको क्या करना है, आपने कितना पैसा लगाया था, सपोज मैंने लगाया था 1,000 रुपए, और आज वो हो गया सपोज वो 5,000 रुपए या 2,000 रुपए, कुछ भी हो गया, जो उसकी वैल्यू हो गई, सपोज मेरी वैल्यू वो 6,000 हो गई। कितने सालों में हो गई वो यहाँ लिख दीजिए। मान लीजिए 3 साल में हो गई, या 2 साल में हो गई, या 4 साल में हो गई, जो यहाँ हो गई लिख दीजिए। काम खत्म। आपके पास आ गया मेरा CAGR। मैंने 1,000 लगाया था, 6,000 हो गया, 6,000 हो गया, तो मेरा CAGR है 556.51 पर एनम। ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल दे दिया। इतना अच्छा CAGR हो जाए तो दुनिया में सबसे सब खुश हो जाएंगे, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया कि आप लोग सब लोग अपने इन्वेस्टमेंट को कोशिश करें, हर बार जब 31 मार्च आए तो अपना एक बार CAGR कैलकुलेट करें कि हाँ जी पिछले साल। जनरली क्या होता है, हम इतने आलसी होते हैं, हमें याद ही नहीं कि हमारा पिछले 31 मार्च को क्या था। अगर मैं आधे लोगों से पूछता हूँ, मेरे पास आते हैं, मैं पूछता हूँ कि यार पिछले 31 मार्च को आपने क्या था, सर पता नहीं, उसमें कितना निकाला, कितना डाला, कितना ट्रांसफर किया, याद ही नहीं है, कुछ भी लिखा ही नहीं, कुछ भी। फिर कैसे कर पाएंगे ये चीजें। ये करना है तो थोड़ी सी चीजें आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने कितने का पोर्टफोलियो था,
फिर साल भर में उसमें कितना आपने कैश डाला, फिर आज वो कितना 31 मार्च को हो गया है। थोड़ा तो कैलकुलेशंस आप लोग को रखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, तभी आप अपने आप को जज कर पाएंगे। स्कूल में यूटी क्यों होते हैं? यूटी इसीलिए होते हैं या टर्म एग्जाम इसीलिए होते हैं ताकि आप हर बार देख पाएं कि हाँ पिछली बार आप कहाँ थे, इस बार कहाँ आए हैं, कंपेयर करते हैं, मेरे पिछली बार अकाउंट में मार्क्स इतने थे, इस बार इतने हैं, इसलिए होते हैं। आई होप भावना जी मैं आपको समझा पाया। यस सर। सर यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अप्रैल से काफी एक्टिव थी, तो अभी हालांकि मैंने जनवरी से शुरू किया था, अप्रैल से एक्टिव थी, तो मैं कैलकुलेट करूंगी फॉर एग्जांपल अभी मार्च का सीजन चल रहा है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जैसे मेरी है और जितना उसमें मुझे प्रॉफिट मिला, हाँ, आप उसमें ये सब इररिस्पेक्टिव। आपको सिंपली देखना है कि पिछले 1 अप्रैल को आपका कितना पैसा था, हाँ उसमें जितना आपने कैश डाला है, वैसे तो डेट वाइज डाले तो ज्यादा अच्छा कैलकुलेशन होगा, लेकिन मान लीजिए डेट को इग्नोर कर लेते हैं, एवरेज ले लेंगे उसको हम। आप क्या करें, साल भर में अगर आपने कुछ और अपने सैलरी वगैरह से डाला तो वो ऐड कर दें, वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। आज क्या वैल्यू है वो डाल दें, और बीच में 1 ईयर का टाइम पीरियड डाल दें, काम खत्म। और सर जैसे हमने विड्रॉ भी किया कुछ प्रॉफिट, तो वो तो उसका कुछ। अल्टीमेटली फिर उसी में लगा दिया होगा ना आपने, हाँ हाँ हाँ। तो उससे क्या फर्क सर पड़ता है? सर आपको तो पोर्टफोलियो का सर डिफरेंस मैं है। आपने जो बाई भावना जी किया, की हेल्प विड्रॉ करूं? किया, वो तो आपने दोबारा आपने उसको लगा ही दिया। ठीक है। सर मैं अगर भावना जी की हेल्प करना चाहूँ और मुझे बताइए कि अगर मैं सही हूँ गलत हूँ। हाँ जैसे शेर खान में एक कैपिटल गेन रिपोर्ट आती है। सर, हर जगह आती है, अगर आप देखेंगे तो वो हर जगह आती है, लेकिन वो CAGR नहीं होती, वो आपको कैपिटल गेन होती है कि आपका कितने % बढ़ा है, मतलब आपका कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो कितने टाइम में हुआ है। CAGR तो टाइम से रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम होता है। तो अगर नहीं सर, आपके उसमें पास जो वो डेट ईयर वाइज। नहीं है जिस डेट में आपने ट्रांसफर किया है पैसे को, तो आप आसान नहीं है, बिकॉज एक्चुअल में तो हम लोगों के पास तो एक्सेल होती है, हम एक्सेल में डालते रहते हैं। जैसे अगर मैं अपने अकाउंट से, देखिए मेरा जो इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट है वो एकदम क्लियर है, उसमें मेरे सैलरी का पैसा या मेरे रेंट का पैसा या इंटरेस्ट का पैसा कुछ नहीं आता। मैं उसमें पैसे ट्रांसफर करता हूँ और वो शेयर में लगा देता हूँ। अगर मैंने कुछ बेचा तो वो वहीं आएगा और वहीं से वहीं चला जाएगा, उसमें कोई, तो मेरा कैलकुलेशन आसान होती है। लेकिन होता क्या है, आप लोग क्या करते हैं, सब मिक्स कर देते हो। जिस अकाउंट में सैलरी आ रही है उसी अकाउंट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी से वो कर रहे हैं, तो कुछ पता ही नहीं चलता। कोशिश करें धीरे धीरे आने वाले सालों में, अभी तो आपने 1 साल हुआ है शुरू करते हुए, आपका जो डीमेट से लिंक अकाउंट है ना, उस अकाउंट में सिंपली जाना, उस अकाउंट में कुछ और प्लस माइनस करे ही ना, उसमें केवल शेयर खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, वो अकाउंट उसी काम के लिए। तो क्या होगा कि आप सही कैलकुलेशंस कर पाएंगे। अगर उसी अकाउंट से रेंट भी दे रहे हैं, उसी अकाउंट से बिजली का बिल पे कर दिया, उसी अकाउंट से गूगल पे अटैच है, पता चला ऑटो वाले को भी पे कर रहे हैं, तो फिर आप आसानी से वो नहीं कर पाएंगे, और दुनिया का कोई सॉफ्टवेयर आपके लिए नहीं कर पाएगा, ये भी आपको बता। नहीं सर, कैपिटल गेन रिपोर्ट में जैसा ना टोटल सेल कितने की करी, टोटल परचेज कितने का किया, और माइनस करके वो प्रॉफिट दिखा देता है, तो वो इस चीज को हम यूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ क्या होता है आप लोग को, क्योंकि आप लोग नहीं समझते। जब वो टोटल पर, आप सोचिए मैंने 10,000 का खरीदा, उसको 12,000 का बेचा, अब फिर उस 12,000 का को खरीदा, तो वो मेरे टोटल परचेज में 12,000 आ जाती है, लेकिन एक्चुअल में तो मैंने 12,000 तो इन्वेस्ट ही नहीं किए थे, मैंने तो 10,000 इन्वेस्ट किए थे। जब आप हाँ बेच के 12,000 आ जाता है आपके अकाउंट में, फिर उस 12,000 से दोबारा आप खरीद लेते हैं, तो जब आप टोटल परचेज हाँ देखेंगे तो 12,000 दिखाने लगता है। तो प्लीज, हाँ। इसलिए मुझे पता ओके। है वहां कहाँ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं देखिए मैं कई सालों से इस काम को कर रहा हूँ। आप तो देख, आपको लग रहा है मेरा टोटल परचेज है, टोटल सेल है तो नहीं है, क्योंकि साल में अगर आपने बेचा, बेचने में प्रॉफिट भी है, उस प्रॉफिट को भी आपने दोबारा खरीद दिया है, तो एक्चुअल में वो आपकी इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं ना। ओके। हाँ, तो इसलिए जब तक करेक्ट। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपने पैसा लगाया कितना था, तब तक आप नहीं कर पाएंगे इस चीज को। और सर एक करेक्ट। सेकंड सर, सॉरी सर, एक हाँ सेकंड। अगर जैसे अब सेकेंड ईयर नेक्स्ट ईयर का जब हम करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल ऑनवर्ड्स जो हम बस इन्वेस्टमेंट आप करेंगे सिंपली वो इस हमारी बार, हाँ इन्वेस्टमेंट। इस बार 31 मार्च को अपनी वेल्थ देख लीजिएगा। उस अकाउंट से आपको कुछ और नहीं करना है। उस अकाउंट में अगर कुछ नया ट्रांसफर करते हैं तो उसको लिख लीजिएगा, और एक बार ट्रांसफर करेंगे तो खैर वो एंट्री 1-2 ही होती है, 4 होंगी 10 होंगी, वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं। उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना आसान। ठीक है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के मन में कुछ भी? मेरे पास टाइम है, मैं आप लोग के क्वेश्चन दे सकता हूँ, किसी के मन में कोई। हाँ जी सर सर, मैं करण एक साहब नंबर नमस्कार। वन सर। नमस्कार, गुड नमस्कार, इवनिंग डॉक्टर साहब, कैसे गुड हो? इवनिंग। आई होप कुछ मैं मदद कर पा रहा हूँ। अरे बहुत कुछ। हाँ हम बड़ा ईगरली वेट कर रहे थे आपके टैक्स हार्वेस्टिंग की लेक्चर सुनने के लिए। सर, बस आई होप शायद कल नहीं तो परसों क्लास है सर।
अच्छा, बस वही पता हाँ। करना। आज ना एक्चुअल में क्या है, मैं ना कुछ लोग, आज मेरे पास कुछ लोग आए थे, तो मैं उनकी पोर्टफोलियो देख रहा था, तब पोर्टफोलियो देख के बड़ा दुख होने लगता है कि यार इतना जानने इतना बताने के बाद भी लोग इतना गलतियां करते हैं ना, बहुत दुख होता है। अब तो हम बस अभी इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम आ रहा है ना, नहीं नहीं, इनकम इसलिए टैक्स थोड़ा रिटर्न तो सा आप जून में बिल्कुल बोले। भरेंगे, लेकिन हाँ ये है कि टैक्स हार्वेस्टिंग का टाइम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 25 मार्च को आप लोग टारगेट बना रहे हैं। तो एक चीज तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू बुक प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज इन इक्विटी। ये आप लोग को 25 मार्च से पहले पहले सबको करना है। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि वो आपको हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सपोज आपका कोई म्यूचुअल फंड है जिसमें 1 लाख का प्रॉफिट हो चुका है, तो उसे प्लीज बेच के, चाहे आप वही शेयर दोबारा खरीद रहे, दोबारा म्यूचुअल फंड खरीद रहे या कोई और खरीद रहे, क्यों? क्योंकि अगले साल अगर आप बेचेंगे तो अगले साल भी 1 ही लाख मिलेगा, लेकिन अगर आपने इस साल बेच दिया, फिर अगले साल दूसरा कोई शेयर बेच दिया, कोई म्यूचुअल फंड बेच दिया, तो हर साल आप 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पे टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है, इक्विटी प्रॉफिट पे। तो प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, चाहे आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं 50 सालों के लिए, कई लोग कहते हैं सर हमें तो बुढ़ापे के लिए हम खरीद रहे हैं, हम क्यों बेचे? मैं नहीं कह रहा बेचे, मैं कह रहा हूं उसको सेल करें, जैसे ही वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाए, उतने पैसे का दोबारा वही शेयर खरीद लें या वही म्यूचुअल फंड खरीद लें, सो दैट कि आप 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पे टैक्स एग्जेम्पशन ले सकें। ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक राइट देती है, आपको एक बेनिफिट देती है, उस बेनिफिट को आपको इंजॉय करना चाहिए। मैं अपने अकाउंट में भी करता हूँ, अपने वाइफ के अकाउंट में भी करता हूँ, अपनी मदर के अकाउंट में भी करता हूँ, जो भी हमारे घर में अकाउंट है, मेरे सिस्टर का अकाउंट है जिसको मैं ही देखता हूँ, बिकॉज वो नहीं देखती है, वो अपना पैसा मेरे नाम पे ट्रांसफर करती रहती है उसमें, और कहती है भैया आप मेरा, तो मैं उसका भी करता हूँ, तो सब हम लोग सब कर रहे हैं। 25 मार्च तक का कोई रिस्ट्रिक्शन है? 31 मार्च से हाँ जी 25 मार्च तक सर, करना है? एक्चुअल में होता क्या है, 31 मार्च होता है, हाँ, 31 मार्च से पहले पहले करना है, लेकिन मैं 25 मार्च इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है कोई लास्ट में, अभी मैंने कैलेंडर नहीं देखा, कोई संडे वनडे आ जाए आपका, हाँ, किस दिन आपका यूनिट, तो इसलिए 25 मार्च को टारगेट बना लीजिए, उससे ठीक पहले कोशिश करिए। ठीक ठीक है, अगर शेयर है तो T+2 सेटलमेंट में चला गया तो 2 दिन ऐसे ही चले जाएंगे आपके, इसलिए कह रहा हूँ कि 25-26 को टारगेट बना लीजिए, उसके ठीक बियॉन्ड मत जाइए। ठीक है, मान लो कोई संडे वनडे की छुट्टी वट्टी आ गई, आपने सोचा मैं तो 31 मार्च को करूंगा, सर ने कहा 31 मार्च का डेट, और संडे ही आ गया, मुझे देखा नहीं कैलेंडर मेरे पास। 31 ठीक का है, संडे वैसे ही तो है सर। संडे है नहीं मार्च में आपका, नहीं, 31, 31 हाँ का 31 संडे है। संडे ही है, 30 सैटरडे वैसे ही मार्केट बंद होगा, तो आपके पास टाइम क्या है 27, क्योंकि 27 को करेंगे तो T+2 आपका 29, हाँ तो है। 27 28 तक कर सकते हैं, वैसे कोशिश करिए 27। ठीक है सर, तो बेटर है कि आप 25 को टारगेट बना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरा ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू। ठीक, एनी अदर क्वेश्चन? सर जैसे कोई शेयर है TCS है सपोज, हाँ TCS को क्या हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं? सर, मैं कई बार बताता हूं, हर शेयर को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज करिए, लॉन्ग, जो आपको शेयर पहचान में आ गया, जो आपको अच्छा लगा, उसी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों करिए, नए नए शेयर ना ढूंढे। मैं हमेशा कहता हूं, मैं भी 20 25 30 40 50 शेयर हैं, जैसे टीसीएस है, टीसीएस का वैल्यूएशन मेरे हिसाब से आज के टाइम पे राइट वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 4,000, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 4,000 होना चाहिए। अगर टीसीएस 4,000 का है तो मेरे पास उतने टीसीएस हैं जितने मुझे अगले 10 साल तक रखने, मेरे पास उतने टीसीएस हैं जितने मुझे अगले 10 साल रखने। लेकिन अगर टीसीएस किसी कारण से आज के टाइम पे कुछ होता है और पहुंच जाता है वो 3,200 3,500, तो मैं थोड़े से और टीसीएस खरीद लूंगा। और अगर कुछ होता है, टीसीएस किसी कारण से अगले 1 महीने में पहुंच जाता है 4,500 या 5,000, तो मैं कुछ टीसीएस बेच दूंगा। राइट वैल्यूएशन पे सारे नहीं बेचूंगा, कुछ बेच दूंगा। तो मैं टीसीएस में ट्रेड करता जा रहा हूं, लेकिन मुझे रखने टाइटल, फिर टीसीएस आगे जाके फिर कहीं ना कहीं रुकेगा, फिर मैं खरीद लूंगा। जैसे इस समय मेरे पास जितने टाइटन होने चाहिए उससे थोड़े कम है, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले टाइटन का जब राइट वैल्यूएशन आ गया था, जब वैल्यूएशन से ऊपर चला गया था, तो मैंने कुछ बेच दिया। मुझे पता है कहीं ना कहीं जाके मुझे टाइम मिलेगा जब मैं और खरीद लूंगा। अब मैं टीसीएस में भी 4,200 के आसपास आ चुका है, कुछ मैंने बेचे भी है 4,200 के आसपास, मैंने बताया भी था जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, और हो सकता है 44-4500 पे आ जाए तो मैं कुछ और बेच दूंगा, लेकिन मुझे टीसीएस जीवन भर रखना है। लेकिन क्योंकि वो फ्लक्चुएशंस में इतना ऊपर आ गया, 4,000 की चीज होनी चाहिए, तो मैं उसको फिर कहीं ऊपर जाके, हो सकता है समय मुझे मिल जाए या मुझे उससे नीचे आके मिल जाए तो मैं
ठीक है चंद्रमोहन जी, ठीक है सर, ठीक है सर। इसी को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, इसी को हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। और अगर तो ऊपरले लेवल पे, थोड़े हाई लेवल पे हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी, बहुत ज्यादा हो जाए, कोई बात नहीं, आप फिर आप रुकिए, आप बाकी शेयर में देखिए, आगे से ध्यान रखिए, हमें 500 शेयर नहीं रखने हैं, हमें 20-25 शेयर ही रखने हैं। उसी 20-25 में एक चीज मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, हर क्लास में बताता हूं, आप 5% का एवरेज बना दीजिए। 5% लगभग मेरे पास हर शेयर होने चाहिए। अब मान लो कोई शेयर 5% होना चाहिए, लेकिन वो बहुत सस्ता हो गया, मान लो जैसे आज के टाइम पे पेज इंडस्ट्री है, तो मैं उसको क्या करूंगा, 6-7-8% तक कर दूंगा। अब फिर मुझे पता है 5% होना चाहिए, जब वो राइट वैल्यूएशन से थोड़ा ऊपर जाने लगेगा तो मैं उसमें से 2-3-5-4% बेच दूंगा। राइट वैल्यूएशन से ज्यादा ऊपर जाएगा तो मैं 5 को भी 4 पे ले आऊंगा, ताकि जब वो सही पे आए तो मैं उसको दोबारा 5 कर लूं। तो मैं उन्हीं शेयर में स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, ना कि नए नए शेयर ढूंढता हूं, और मैं हमेशा आप लोगों को भी यही कहता हूं। ठीक है चंद्रमोहन सर जी। रिलायंस ठीक है अब सर। इस पोजीशन पे है कि उसमें से कुछ सेल करके? हाँ, रिलायंस में मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर आप लोग हैं, रिलायंस अब आता है, तो अभी हो सकता है हमारे पास ऐसा टाइम आए, कुछ हमने बेचे भी थे, लेकिन रिलायंस अब आपका खरीदने की पोजीशन में नहीं है, बेचने की पोजीशन में भी नहीं है, लेकिन अगर 200 रुपए यहां से ऊपर जाता है तो पक्का मैं रिलायंस के थोड़े और शेयर बेच दूंगा, ठीक, पक्का बेच दूंगा। टीसीएस है, रिलायंस है, जैसे मैंने हीरो मोटो पीडीलाइट सर, हीरो मोटो पीडीलाइट को आप बहुत बेच दिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपका बजाज ऑटो बहुत बेच दिए। मुझे पास ये शेयर ऐसे थे जो मुझे लंबे समय तक रखने वाले शेयर थे मेरे पास, ठीक है, नॉट इन माय पोर्टफोलियो, मेरे पोर्टफोलियो में शेयर नहीं है, मेरी मदर के पोर्टफोलियो में है शेयर, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि ये वैल्यूएशन जितनी होनी चाहिए उससे बहुत ऊपर चले गए, रखना मुझे 4% था, मैंने उसमें से 2% बेच दिया, हो सकता है 2-2.5% ही मेरे पास है, फिर हो सकता है एक साल बाद फिर सही वैल्यूएशन पे आएगा तो फिर लूंगा, नहीं होगा तो पड़ा रहेगा। तो उन्हीं शेयर्स में आपको ट्रेड करने हैं आपको, क्योंकि मेरे पास 4-5 अकाउंट हैं डिफरेंट लोगों के, मैं कुछ लोगों के पोर्टफोलियो भी हैंडल करता हूं, तो जिसमें जो शेयर है उसमें मैं देख लेता हूं, लेकिन आपको अपना करना है। मेरे पास टीम है मेरी पूरी, मेरे पास लोग लगे हुए हैं, मेरे पास 4-5 इंटर्न होते हैं, मुझे बताते हैं सर हाँ इसका वैल्यूएशन आ गया, आपको खुद के लिए करना है तो आपको अपना अकाउंट देखिए ध्यान से, वो आप कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, आई होप मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया हूँगा। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कुछ खरीदने पे न लगे, सीखें पहले, और फीडबैक का मैं आप लोग का वेट करूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you very much, sir. थैंक यू।